हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रेन स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे भूमि लैंड रिफॉर्म। मैंने डाला था वीडियो, अब तक के 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। आज लास्ट पार्ट है लैंड रिफॉर्म के ऊपर, ठीक है। सो ये लैंड रिफॉर्म का जितना भी मतलब आपको पढ़ना होता है प्रॉपर, वो पार्ट 4 तक पूरा कवर हो गया है। तो मुझे नहीं लगता लैंड रिफॉर्म के ऊपर अब कुछ रह जाएगा कराने के लिए। सो आप लोग देख लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत अच्छे से समझाया भी है। सो आप लोग देख लेना, और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में देना। सो मैं उसको बताऊंगी आपको। और भी अगर आपको कुछ पूछना है वो भी मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करें मेरे वीडियो को। प्लस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम वीडियो अच्छे से बना सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। अब हम चलते हैं हमारे यूनिट की तरफ। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, निर्धनों में भूमि का वितरण। तो जो हमारा पहला पॉइंट था हमने वो भी करा था। सेकंड पॉइंट में हमने कृषि के पुनर्संगठन यानी भूमि के पुनर्संगठन की बात करी थी, जिसमें हमने उपखंडन और उपविभाजन को पढ़ा था, ठीक है। सो आज को जो हमारा पॉइंट होगा वो निर्धनों में भूमि का वितरण यानी हदबंदी हम पढ़ेंगे। और पीछे हमने लेजिंग पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हदबंदी। तो ये एक छोटा सा इंट्रो है, इसमें हदबंदी को मैं आगे बता देती हूँ क्या होता है। कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपके पास कितनी भूमि होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा भूमि निर्धारित की जा रही है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम लोग गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आ जाती है, ठीक है। तो हदबंदी हम पढ़ेंगे। तो छोटा सा एक इंट्रो क्या है कि भारत में जो निर्धन लोग हैं, ठीक है, उनमें कृषि का वितरण जो है उसी को मतलब समान करने के लिए ही हदबंदी को लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट्स हमारा सक्सेसफुल हुआ हो, राइट। लाइक लीजिंग का है, ठीक है, कृषि का पुनर्संगठन है भूमि का, या फिर हदबंदी। इसमें आप रैयतवाड़ी, महालवाड़ी भी जैसी व्यवस्थाएं हैं जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। आगे देखो, हदबंदी के अंतर्गत क्या है कि हदबंदी जैसे कि हमारा स्टेट है, ये क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में, ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर उस मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में है या फिर निश्चित मात्रा से अधिक है आपके पास प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर अपना हक जमा लेगी, यानी उस भूमि को गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। जैसे कि अब ये देख लो, एक सेकेंड, जैसे देखो ये हमारा गवर्नमेंट है, राइट। गवर्नमेंट है, इसने डिसाइड किया क्या कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी निश्चित सीमा से ज़्यादा है आपके 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 अंतर्गत, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस भूमि पर कब्जा कर लेगी, ठीक है। जो बचा हुआ भूमि है उस पर कब्जा कर लेगी, यानी अपना अधिग्रहण कर लेगी, जिसे हम सरप्लस लैंड यानी अतिरेक भूमि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक व्यक्ति के लिए, फिर एक परिवार के लिए, कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास है, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आनी है, उसको क्या कहा गया, अतिरेक भूमि। चलो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले देखो हदबंदी की विफलता के कारण। तो हदबंदी की विफलता के कारण क्या है कि हदबंदी लागू होने की इकाई के रूप में परिवार के स्थान पर व्यक्ति को सबसे प्राथमिकता दी गई है, जबकि परिवार को बाद में दी गई, ठीक है। इसी के अंतर्गत धार्मिक और जो चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं उसको हमने हदबंदी के बाहर रखा है, ओके। सो ये पॉइंट हो सकता है। बेनामी और अन्य प्रकार के हस्तांतरण। बेनामी मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि हमारे पास ज़मीनें हैं, ठीक है, हमारे पास है, अगर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में निश्चित की गई है कि आपके पास इतनी ज़मीनें होनी चाहिए, तो आप, कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़मीनों को अपने रिलेशन के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, ऐसे ना दूसरों के नाम पे कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके पास भूमि बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो ये है। आगे देखो, भूमि में, भारत में भूमि जो सुधार उसकी भावी रूपरेखा क्या है। तो जो भूमि सुधार को लागू करने की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उस अवस्था में न्यायपालिका की भूमिका को सीमित किया गया है, ठीक है। प्लस न्यायपालिका की भूमिका तभी होगी जब ज़रूरत होगी, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई है जिसे हदबंदी है, ठीक है, हदबंदी के अंतर्गत कोई अपना हक जता रहा है कि इस ज़मीन पे मेरा मेरा हक है, या फिर अपना दावा करता है, तो न्यायपालिका की भूमिका वहाँ पे ज़रूर आएगी। न्यायपालिका की भूमिका आएगी तभी जब क्या होगा, आपके पास पुख्ता प्रमाण होंगे कि हाँ ये भूमि आपकी है, ओके। वरना न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। अगला क्या है, पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा को उचित करना। खुद कास्ट की जो परिभाषा है उसे निश्चित करना,
क्योंकि आप अपनी ही खेती, खुद कास्ट का मतलब होता है अपनी ही खेती पे कृषि करना। लेकिन अपनी खेती में मतलब क्या है कि इसमें कुछ लोग होते हैं ज़मींदार, जैसे कि कर वसूलते हैं कहीं से, क्या कोई आ जाता है लेने, कोई क्या लेने आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि आपके अंतर्गत वो भूमि है कि किसके अंतर्गत है। ठीक है, तो इसीलिए जो पर्सनल कल्टीवेशन है, इस पे इसकी जो डेफिनेशन है वो सही से देना। ओके, आगे देखो। खुद कास्ट के अंतर्गत जो शामिल बातें हैं क्या है कि जो खुद कास्ट करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई खेत है, ठीक है, इस पे ए भी अपना हक बता रहा है और बी भी अपना हक बता रहा है, राइट। ए भी अपना कह रहा है और बी भी कह रहा है। तो खुद कास्ट में जो व्यक्ति दावा कर रहा है, ये क्या, इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अगर खुद कास्ट के अंतर्गत क्या करेंगे, जांच क्या होगी कि जो व्यक्ति दावे कर रहे हैं क्या वो खेत के आसपास रहते हैं, उसमें कृषि कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, और उसके पास आसपास रहते हैं कि नहीं रहते। आगे देखो, कृषि उसकी आय का मुख्य स्रोत भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस खेत के मालिक बन रहे हो, ठीक है, अगर आप इस खेत के मालिक बन रहे हो तो चाहे ए है चाहे बी है, खेत के आसपास रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ठीक है, और खेत में खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खेत उनका जीविका का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, और इन सभी डेटा का क्या होना चाहिए, कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम ये पता कर सके कि भूमि एक्चुअली में है किसकी, दावा करने वाले व्यक्ति की है कि किसी और की है। तो दावे के ये पॉइंट्स हैं कि कृषि उसकी आय का स्रोत होना चाहिए, उसके आसपास लोग रहते हों, उसका परिवार और वो मिलकर उस खेती, वहाँ जो ज़मीन है उस पर खेती करते हों। अगर ये किसी व्यक्ति के पास है तो उसका जो दावा है खुद कास्ट का वो अच्छा है, मतलब जो दावा वो कर रहा है वो बिल्कुल सच है और उसी के नाम पे वो ज़मीन होनी चाहिए। तो ये खुद कास्ट के अंतर्गत शामिल बातें हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, ये ड्राफ्ट लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आई थी 2013 में, जिसमें जयराम रमेश समिति की मुख्य भूमिका थी। इसमें ये नहीं था कि मतलब इन्होंने बनाया, नहीं, इनकी भूमिका इसमें निर्णायक थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर जो भूमि का उपयोग है उसके लिए उचित प्रयोग का प्लान बनाया गया, राइट। अगला देखो, इसमें क्या हुआ, भूमि में महिलाओं की सुरक्षा यानी अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। ओके, अगला देखो, एससी और एसटी की भूमियों का संरक्षण होना था। ठीक है, एससी एसटी को भूमियों का संरक्षण कहने का मतलब ये है कि इनकी भूमि पर आगे, अच्छा मैं इसको आगे बताती हूँ, आगे देखो। हाँ, उसके अंतर्गत क्या आता है, सीपीआरएस के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, किसके, एससी और एसटी के। ये क्या होते हैं, सीपीआरएस होते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जैसे कि चारागाह है, नदी तालाब है, जंगल और पहाड़ है। तो ये क्या है, कॉमन है। इसी के अंतर्गत क्या देखोगे आप, जो चारागाह है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, चाहे तालाब है, ठीक है, ये सभी के यूज़ में आते हैं। ये नहीं है कि किसी एक पर्सनल किसी व्यक्ति के यूज़ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सभी के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, इसका संरक्षण होना चाहिए जिससे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसी के अंतर्गत आप क्या शामिल कर सकते हो, जो ये हमने पॉइंट पढ़ा है CPRS, इसके अंतर्गत हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की मतलब, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि सभी समावेशी विकास, जिसमें सभी का विकास हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे बल दिया गया है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आगे देखो, भू प्रबंधन और प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है, प्रबंधन से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं, मतलब जो भूमि सुधार में जो भी प्रबंधनकारी कर्मचारी हैं, उनको उचित शिक्षा देकर, प्रशिक्षण देकर उनके स्किल, उनके कौशल का विकास करें। ठीक है, उनके कौशल का विकास करेंगे तभी तो आगे चल के सही काम करेंगे ना। आगे देखो, लैंड बैंक की स्थापना कर दिया जाना चाहिए। मुझे कमेंट में बताओ कि लैंड बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, और लैंड बैंक्स के मतलब क्या है, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लीजिंग जो है हमने पढ़ा पीछे, इसके भी काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताओ कि लैंड बैंक क्या होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये यहीं तक है, राइट। हमने पढ़ लिया भूमि सुधार, और आज भूमि सुधार का जो यूनिट था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा ये, और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से वीडियो बना के डाल सकूँ। कोई इम्प्रूवमेंट करना हो आप मुझे उससे रिलेटेड भी सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, व्यूज़ को बढ़ाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। आप थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।